नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उसके सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि है, ये सही है कि नहीं? इसमें देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है जो सही नहीं है उसको बताना है, आप भूल मत जाइएगा नहीं को। दूसरा है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। बुद्धि है वो जन्मजात योग्यता है। बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह है। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि है कि नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि ही है। फिर है, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, ये भी बताया है। और बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह है, ये भी बताया गया है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि है जो वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों, ये वाला गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो सही आंसर क्या है कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कथन है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि है जो वो क्षैतिज वृद्धि होती है। बुद्धि जो है उसकी क्षैतिज वृद्धि होती है, तो जीवन पर्यंत होती है कि किशोर अवस्था तक होती है, या प्रौढ़ावस्था तक होती है, या फिर बाल्यावस्था तक होती है? तो दोस्तों, इसमें बुद्धि की जो क्षैतिज वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है। ये भी आपको उस वीडियो में बताया गया है, लेकिन इन प्रश्नों को हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपके वो जो बुद्धि का टॉपिक है वो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाए और आप ये भी जान सकें कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो त्रितंत्र आता है, वह बुद्धि सिद्धांत आता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुबुद्धि होगा, यहाँ गलत हो गया है, बहुबुद्धि, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत आता है, या प्रतिदर्श सिद्धांत आता है, या त्रिस्तरीय सिद्धांत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत है वो सिद्धांत प्रधान प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों। प्रक्रिया प्रधान पूछा है तो ये प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत त्रितंत्र सिद्धांत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? पूछा गया है कि बुद्धि है जो उसका अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? तो दोस्तों, बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो होता है किशोरावस्था में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो संज्ञान है वो बताया गया था कि किसने उसका वो किया है प्रतिपादन। तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत संज्ञान आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो प्रतिदर्श सिद्धांत का है? नहीं। समूह कारक सिद्धांत का है? बिल्कुल नहीं। गिलफोर्ड का सिद्धांत है? बिल्कुल सही। और ये क्रिस्टलाइज्ड तथा का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। तो ये किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। देखिए, संज्ञान के मैंने आपको तो गिलफोर्ड के 3 हिस्से बताए थे, उनके 3 भाग बताए थे, ठीक है। उसी में से ये एक है, संज्ञान है जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बस आप प्रश्नों को देखते जाइए दोस्तों, आपको जो भी पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है बुद्धि का, आप लोग प्लीज़ उसे विजिट कर लीजिए और आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आई बटन में आप उसको देख सकते हैं जो बुद्धि का टॉपिक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक है? दोस्तों, उसमें मैंने पूरी डिटेल पढ़ाई है पिछले वीडियो में,
में। इससे पूछा गया है त्रिविमीय सिद्धांत, जो गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत है उसमें विषय वस्तु का आयाम या फिर घटक नहीं है। आयाम जो उन्होंने बताए हैं विषय वस्तु के उसमें घटक नहीं है। दोस्तों उसमें पूरा डिटेल बताया है मैंने विषय वस्तु का। तो उसमें देख लेते हैं, ए है प्रणाली, दूसरा है शाब्दिक, तीसरा है व्यवहारिक, या फिर चौथा जो बताया गया है वो प्रतीकात्मक है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ए प्रणाली। उसमें प्रणाली नहीं है, बाकी शाब्दिक है ये उसमें आता है, उसका आयाम है, घटक है, व्यवहारिक है, प्रतीकात्मक है, परंतु जो प्रणाली है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? इसमें से बताना है कि जो थर्स्टन है उनका जो समूह तत्व सिद्धांत है उसमें से एक सिद्धांत नहीं है, वो कौन सा है आपको बताना है। प्रतीकात्मक योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता या फिर शब्द प्रवाह। तो दोस्तों आपको बता दें, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है आपको कि जो तार्किक योग्यता है वो है, शाब्दिक योग्यता भी है, शब्द प्रवाह भी उनका तत्व है, लेकिन जो प्रतीकात्मक है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रतीकात्मक योग्यता। चलिए अगला देखिए। अगला है दोस्तों, थर्स्टन की प्राथमिक कारकों की संख्या कारक, मौखिक कारक और कौन सा शामिल है? डैश में क्या आएगा आपको बताना है। तो क्या शामिल है देख लेते हैं ऑप्शन। अंतराल कारक है, शब्द प्रवाह कारक है, तर्क कारक है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या शब्दावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहां वह सामान्य मानसिक क्षमता कारक सबसे प्रमुख घटक है। तो ये बताना है आपको कि ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है इसके पदानुक्रमित सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत या फिर द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदानुक्रम सिद्धांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि से तात्पर्य है। आपको मैंने बुद्धि का अर्थ बताया था, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का तात्पर्य बताना है आपको। देखिए, अमूर्त विचारों की योग्यता है, ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है, या फिर कार्य करने की योग्यता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो बुद्धि है उसकी विशेषताओं में देखिएगा, अमूर्त विचारों की योग्यता है, अमूर्त विचारों पर वो विचार कर सकता है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है, ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है उसके अंदर बुद्धि में, और कार्य करने की योग्यता भी बुद्धि में है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी है मतलब जन्मजात है, अर्जित है, सामाजिक है या फिर व्यक्तिगत है। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रमुख विशेषता पूछी है और प्रमुख विशेषता क्या है? हमारी जन्मजात है। बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। विशेषताओं में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और बहुत कुछ नए क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? अभी आपको जो मैंने वो पढ़ाए हैं, परिभाषाएं पढ़ाई हैं, उसके अनुसार इसका आंसर आप दे सकते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? तो बर्ट ने कहा है, जैक्सन ने कहा है, या फिर कोगन ने कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्ट ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये कथन है किसका है? वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वुड्रो विल्सन का है, या फिर रॉस का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन का। तो इसका सही उत्तर वुड्रो विल्सन है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसका कथन है?
तो दोस्तों सीखने की शक्ति बताया गया है, पहचानने तथा सीखने की। अब आप इतना घबराइएगा मत, जैसे प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया पहचानने तथा सीखने की शक्ति, तो शक्ति बताया गया है तो आप शक्ति से रिलेट कर लीजिएगा। तो ये किसका है, तो विनय का है, स्टर्न का है, गाल्टन का है या फिर टर्मन का है। तो दोस्तों ये गाल्टन का है। थोड़े से ये जो परिभाषाएं होती है उसको थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, लेकिन मेन पॉइंट आप पकड़ लीजिएगा और आप उसको रिलेट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बुद्धि। टर्मन बुद्धि है, जो टर्मन ने बताया है वो बुद्धि क्या है आपको बताना है। सीखने की योग्यता है, नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूलन है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने जो परिभाषा दी है उसके अंतर्गत यह आ जाता है। देखिए अगला है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने 1885 में, या फिर कैटल ने किया, विनय ने किया, साइमन ने किया। तो दोस्तों गाल्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन महोदय ने किया था और वो किया था 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग। अब पूछा है कि मानसिक आयु का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो कैटल ने किया है, अल्फ्रेड विनय ने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, या टर्मन ने किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड विनय ने किया था और ये किया था 1908 ईस्वी में। वैसे सन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आता है, बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा गया है। मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया है कि जो भी सिद्धांत बताए हैं उसके 2-4 जो भी नाम है वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा गया है बताइए। बहुतत्व सिद्धांत को कहा गया है, द्वितत्व सिद्धांत को कहा गया है, या एक तत्व सिद्धांत को कहा गया है, या समूह तत्व सिद्धांत को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि शिक्षक, वकील और साहित्यकार में बुद्धि होती है। तो शिक्षक, वकील और साहित्यकार में कौन सी बुद्धि होती है, ये भी पूरा डिटेल बताया है कि किस में कौन सी बुद्धि होती है। देखिए ए है अमूर्त बुद्धि, ए है मूर्त बुद्धि, बी है अमूर्त बुद्धि, सी है सामाजिक बुद्धि और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमूर्त बुद्धि। मैंने आपको बताया है उसमें जो अमूर्त चिंतन कर लेते हैं, जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं वो अंतर्मुखी भी होते हैं और ऐसे बालक आगे भविष्य में जाकर शिक्षक बनते हैं, वकील बनते हैं और साहित्यकार भी बनते हैं। यही जो है वो शायर भी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है। आपको ये प्रभाव भी बताया गया है, कौन से कारक हैं जो बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, और बुद्धि है जो हमारी वो किस प्रभाव पर निर्भर करती है, मतलब हमारी बुद्धि को कौन निर्धारित करता है, ये मैंने सब पढ़ाया उस वीडियो में। देखिए बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, वंशानुक्रम का पड़ता है, या फिर दोनों का पड़ता है, या किसी का नहीं पड़ता। दोस्तों मैंने आपको बताया था जहाँ वातावरण होगा वहाँ वंशानुक्रम भी ज़रूर जुड़ा होगा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से बुद्धि की विशेषता कौन सी है। इनमें जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें से आपको विशेषता बतानी है कि बुद्धि की विशेषता कौन सी है। स्थिर रहना विशेषता है, परिवर्तनशील विशेषता है, अपरिवर्तनशील विशेषता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बोलेंगे बार बार मैं इस वीडियो के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने उस वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है और ये प्रश्न उन्हीं के आधार पर मैंने प्रस्तुत किया है कि ताकि आपको सारा पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ उसको विजिट कीजिएगा। देखिए उसमें बुद्धि की विशेषता कौन सी बताई गई। बुद्धि स्थिर होती है, बिल्कुल नहीं होती, बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि अपरिवर्तनशील भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी तो सही होगा नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बुद्धि है जो परिवर्तनशील होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि और विकास क्या है ये बताना है।
परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, या एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, परंतु ये क्या है, दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों एक दूसरे के बिना ये पूरे नहीं हो सकते, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उसमें बुद्धि होती है, किस प्रकार की बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि होती है। वो अमूर्त चिंतन के द्वारा ही इंटीरियर डिजाइन कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गिलफोर्ड की संरचना में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? दोस्तों मैंने गिलफोर्ड के आयाम भी बताए हुए हैं, उनकी संरचना के 3 आयाम बताए हैं। एक संक्रिया है, एक विषय वस्तु है, एक उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन जो है वो इनकी संरचना का आयाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, बौद्धिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, या शारीरिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवधारणाओं का विकास है वो बौद्धिक विकास से संबंधित है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो 25 प्रश्नों पर समाप्त होता है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अपनी मंजिल पाने के लिए जंग को तब तक जारी रखिएगा जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाती। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।